जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं जो हम लोग स्टार्ट किए हैं मॉडल सीरीज। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एकदम गंभीर होकर सीरियस होकर चीज़ों को समझिएगा। किसी भी चीज़ को मजाक में लेने का प्रयास अभी आप ना करें और सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूरी बना लीजिए। हाँ, उतना ही देखिए जितना आपको ज़रूरत है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वह आपको किसी ना किसी माध्यम से मिल ही जाता है, दोस्त यार, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सोशल मीडिया पे भी जाने की आवश्यकता है। फिलहाल 80-90 दिन आप इनसे दूर रहिए, ठीक है। तो जो पहला वाला सेट था उसमें आपको कंप्लीट 20 क्वेश्चन मिला और देखिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देने का कोशिश किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि कोई पोर्शन का वेटेज बढ़ा दे और कोई ऐसा चैप्टर हो जहां से आपको क्वेश्चन देखने को ही ना मिले। ऐसा हो सकता है, संभव है। लेकिन हम लोग जो सेट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसमें कोशिश करना है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि भाई हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन डाला जाए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और एक बैलेंस भी बना रहे, ठीक है। एडवांस से भी और अर्थमेटिक से भी, ठीक है। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन का भी सवाल दिया जाता है। हर एक तरीका से हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेहतर बनाने का। बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है जो आप लोग दे रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट और बढ़ाइए कि ताकि हम लोग की रीच बढ़े, हमारा चैनल ग्रो हो। ये बहुत ही आवश्यक है ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकें। देखिए, और अगर आपको कोर्स की आवश्यकता है, अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है, अगर आपको रीजनिंग में समस्या है, अगर आपको साइंस समझ में नहीं आता है, तो इन सब के लिए हम लोगों का कोर्स है ऐप में। टेलीग्राम ऐप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फोकस स्टडी विद अभी हमारा ऐप है। इस पे मैथ 299 का है, इसके साथ टेस्ट सीरीज भी है 75 का। जनरल साइंस अभिषेक सर देख रहे हैं 499 का है, रीजनिंग 199 का है और इन सब का कॉम्बो भी अवेलेबल है। जो आपको जिस तरीके से समझ में आता है आप उसको देखिए। और हम लोग बहुत जल्दी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आने वाले हैं। एकदम 150 सवालों का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 20 सेट होगा उसमें, और बहुत ही कायदे का सेट है, जैसे तैसे नहीं है। एकदम तरीके से सवाल डाला गया है। हर एक सेक्शन को कोशिश करने का हर एक सेक्शन को कवर करने का कोशिश किया गया है कि ताकि आप जब पढ़ के जब आप सेट लगाए तो आपको लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एकदम हलवा सवाल है या एकदम टफ सवाल है। सवाल हर तरीके का है, ठीक है। आसान भी है, बहुत सारा सवाल ऐसा है जो आप जानते भी होंगे, बहुत सारा सवाल ऐसा है जो सब लोग बनाएगा, लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा है जो कुछ सिलेक्टेड लोग ही बनाएगा, जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं जीके जीएस या झारखंड को या कंप्यूटर को या साइंस को या मैथ्स को या रीजनिंग को। हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का, ठीक है। तो एकदम वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और एक एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। हम आपको कंसेप्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप लोग एक चीज़ समझिएगा, जब आप लोग कहीं से भी सेट लगाएंगे ना, अगर आप लोग मैथ का 20 सवाल लगा रहे हैं तो ये आपको कोशिश करना है कि 20 सवाल है तो आप उसको 20 मिनट ही दीजिए। 1 घंटा आपको नहीं देना है। इस सेशन में 1 घंटा लग जाता है क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा समझाते भी हैं, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन भी हम थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं कि ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे टाइम लगेगा और यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब खुद से प्रैक्टिस करिएगा ना तो एकदम एग्जाम के हिसाब से अटैकिंग मोड में करिएगा, ठीक है। और 20 का 20 सवाल लगाने के बाद जितना सही होता है वो तो ठीक है, और जो गलत होता है ना उसको एनालाइज करिएगा कि भाई गलती हमसे कहाँ हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको करना कैसे है, तो पहले आप वीडियो को पॉज मारिएगा सवाल देखने के बाद, उसके बाद आप खुद से सवाल को लगाने का कोशिश करिएगा, फिर आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तभी ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ ऐसे देखते हैं
जैसे आप मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है। ये शॉर्ट्स वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट मैथ का सेट्स है आपका, ठीक है। का बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए हम लोग के सिलेबस में तो है, दरोगा में तो आता है सवाल, भर भर के आता है। पिछला वाला एग्जाम का आप हर एक शिफ्ट देखिए, हर एक शिफ्ट में ज्योमेट्री से और बढ़िया बढ़िया सवाल डाला गया। अगर सचिवालय में भी आता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि हम कोर्स में आपको कंप्लीट ज्योमेट्री बता दिए, ठीक है। देखिए कहता है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचा गया। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। सीधा थ्योरम से सवाल है, आपको बताएंगे, आपको याद भी रखना है और आप समझ भी जाइएगा, ठीक है। तो भैया एक सर्कल, तो अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या होता है? त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है वो अंतःवृत्त है, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष को छूता हुआ जो सर्कल जाएगा वो क्या है? परिवृत्त है। तो सबसे पहले हम आपको फिगर ही बना देते हैं। तो एक ये बनाए, और देखो 3, 4, 5, ये देखो त्रिभुज का जो भुजा है 3 है, 4 है और 5 है। तो 3, 4, 5 क्या है? ट्रिपलेट है, जो राइट एंगल ट्रायंगल को जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मतलब जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज कहाँ बनता है? वृत्त के आधा भाग में, ठीक है। वृत्त के आधा भाग में, इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज का जो आपका इसको टेढ़ा बनाते तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सर्कल का क्या है? अगर सेंटर है, बीच में है ना, चलो मान लो कि बीच में है, और ये क्या है? व्यास है, और ये हमारा बना त्रिभुज। सॉरी, थोड़ा ऊपर मिला दिए ना, नीचे मिलाते हैं। देखिए तो ये जो त्रिभुज बना वो अर्धवृत्त में बना। अब जरा ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C। AC क्या है? AC क्या है? व्यास है। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि समकोण है, ठीक है। तो जो AC है ना, वो वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। साथ ही साथ AC जो है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा, हाइपोटेनस कर्ण है, और इसका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको माने 4 और इसको मान लिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो हमसे पूछा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का व्यास। तो जो सर्कमफेरेंस है, जो बड़ा वाला वृत्त है, इसका रेडियस कितना होगा? तो सर ये पूरा मेरा कितना है? 5 है, 5 का आधा 2, मतलब जो बड़ा वाला R है वो कितना होगा? 5/2, और ये छोटा वाला R अभी निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर वृत्त में समकोण बन रहा है ना, तो उस वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो सबसे बड़ी भुजा, मतलब हाइपोटेनस का आधा होता है। सीधा आपको याद रखना है, या व्यास का आधा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अंतःवृत्त, तो भैया एक सर्कल इसके अंदर बना है, एक सर्कल इसके अंदर बना है। देखो तीनों भुजा से बाहर नहीं है, अंदर है, हाथ से बना है। तो इसका रेडियस, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो भैया इसका रेडियस क्या होगा? तो देखो जो अंतःवृत्त है ना, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे? याद रखना, इन रेडियस ऐसे निकालेंगे। इसका जो 2 लंबवत भुजा है, दो आपका परपेंडिकुलर भुजा है, मतलब AB प्लस BC, इनके जोड़ में डायगोनल, ये आपका हाइपोटेनस को घटा देंगे, मतलब AC को घटा देंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे। ये तरीका है, ठीक है। तो 3 और 4 7, 7 - 5 2, और 2/2, इन रेडियस कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इन्हीं का रेडियस आपसे पूछा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2:5 सीधा। तो 2:5 किस में है? B ऑप्शन में है। बात समझ में आया आपको? बहुत ही बढ़िया सवाल है। कंसेप्ट रहेगा तो बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो आप याद रखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको। तो भैया जब आपको इन रेडियस निकालना है और तीनों साइड मालूम है, तो जो दो भुजा जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उनको जोड़ के तीसरी भुजा वाला को घटा देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। और ये सर्कम रेडियस क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ी भुजा है, जो उसका कर्ण है, उसका आधा। बात समझ में आए एकदम? इस सवाल को देख के तो डर ही जाएगा लोग, लेकिन सवाल बहुत आसान है। अलजेब्रा का अगर ज्ञान है भाई,
ज्ञान तो रखना होगा। 2 फॉर्मूला पे ये सवाल आपका उड़ जाएगा और बहुत आसान सवाल है। ध्यान से देखिए, 4x² माइनस 9y² का होल क्यूब प्लस 9y² माइनस 49z² का होल क्यूब प्लस 49z² माइनस 4x² का होल क्यूब अपॉन 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 7z का होल क्यूब प्लस 7z माइनस 2x का होल क्यूब। ये है क्या? अगर आप ऊपर ध्यान से देखें होल क्यूब के अलावा तो 4x² माइनस 9y² है, 9y² माइनस 49z² है और 49z² माइनस 4x² है। तो सबसे पहले जो आपको नज़र आना चाहिए ये कुछ और नहीं, a³ प्लस b³ प्लस c³ है। मतलब ये क्या हो जाता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होता है, 3abc होता है। मतलब ये सिंपल हो जाएगा 3 इंटू 4x² माइनस 9y² इंटू 9y² माइनस 49z² इंटू 49z² माइनस 4x²। ये हो जाएगा। नीचे भी सेम चीज़ हो जाएगा, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ है तो क्या हो जाएगा 3abc। मतलब नीचे हो जाएगा 3ab इंटू सी। अब उसके बाद देखिए जरा इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, आपको हम एक टर्म सोल्व करके देखिए, 2 फॉर्मूला हम क्या बोले, एक a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc ये होता है। दूसरा आपको देखना है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये चीज़ जरा इस वाला टर्म को ध्यान से देखिए, एक समझ जाइएगा सब समझ जाइएगा। 4x² माइनस 9y² को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? क्या ये a² माइनस b² नहीं है? तो a² माइनस b² क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y a माइनस b इंटू a प्लस b, मतलब 2x प्लस 3y ये हो जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2x माइनस 3y। और ध्यान से देखिए ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2x प्लस 3y। और यही कहानी सबके साथ चलते रहेगा, यही कहानी सबके साथ चलते रहेगा। यहाँ पे 3x माइनस 7z ऊपर 3x माइनस 7z से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3x प्लस 7z इंटू यहाँ पे 7z माइनस 2x ऊपर का 7z माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7z प्लस 2x। क्योंकि इस तरीका का फॉर्म इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। तो भैया क्या बचेगा, तो प्लस वाला बचेगा 2x प्लस 3y और 3x प्लस 7z और 7z प्लस 2x बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किस में है, ये तो माइनस वाला है, होगा नहीं। 42 होना नहीं है, सीधा आंसर कर देगा लोग। तो इसमें 2 फॉर्मूला था, बात समझ में आया। तो पहला बार में तो आपको ये चीज़ देखना है कि ये a प्लस b प्लस c है, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ है तो क्या हो जाएगा 3abc। नीचे भी क्या है a³ प्लस b³ प्लस c³ है तो क्या हो जाएगा 3abc। तो 3 से 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बच जाएगा 4x² माइनस 9y² इंटू 9y² माइनस 49z² इंटू 49z² माइनस 4x², यही बचेगा। नीचे बचेगा 2x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7z इंटू 7z माइनस 2x, यही बचेगा। अब जब ऊपर आपको ऐसा दिख रहा है तो ऐसा तो तीनों के साथ होगा, और जब ऐसा तीनों के साथ होगा इसीलिए तो नीचे वाला माइनस में दिया है, तो ये तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। बच क्या जाएगा a प्लस b वाला पार्ट, ये वाला बच जाएगा। मतलब 2x प्लस 3y इंटू 3x प्लस 7z इंटू 7z प्लस 2x हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेला है मेरे भाई। इस सवाल में क्या था, सिर्फ ऑब्जर्व करना था, तो ही तो फॉर्मूला लगाना था। बात समझ में आया। देखिए इस तरीका का सवाल अगर आपके सामने आता है, कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। ठीक है, उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए नंबर सिस्टम का सवाल है, और जब आपसे फ्रैक्शन पूछता है ना, जब आपसे फ्रैक्शन पूछता है तो कभी भी आपको x/y या a/b मानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग इस सवाल को कर देंगे ऐसे कि मान लेते हैं कि हमारा मूल भिन्न x/y है और भैया अंश में भी 1 जोड़ दिए, हर में भी 1 जोड़ दिए, तब इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो
तो इस तरीका का दो इक्वेशन बनेगा। जब आपसे फ्रैक्शन ही पूछ दे, भिन्न ही पूछ दे, तो आपको ऑप्शन यूज करना है, बहुत आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा। तो पहला कंडीशन है कि अंश और हर में एक अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं, यही बात बोला है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हम 5/8 को लेते हैं तो 5 में एक जोड़ देंगे, ये 6 हो जाएगा, और 8 में एक घटा देंगे, 7 हो जाएगा। 6/7 एक तो हुआ नहीं, खत्म हो गया। 3/8 तो 3 में एक जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, 8 में एक घटा देंगे, 7 हो जाएगा, तो ये तो एक बना नहीं, खत्म। अब देखिए 6 में एक जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, और 8 में एक घटा देंगे, 7 हो जाएगा। 7/7 एक बना, मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, पर एक जोड़ना एक घटाना आसान है, तो काहे इसको हम x/y में लेके जाए। बात को समझ रहे हैं ना। अब देखिए आप चाहे तो दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। कहता है कि अगर उसी भिन्न के हर में एक जोड़ दें और अंश को अपरिवर्तित छोड़ दें, तो भैया इसमें हर में एक जोड़ना है, तो अंश 6 का 6 रहेगा, हर में 8 में एक जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3। 3 दूना 6, 3 तिया 9, और यहाँ भी बोला है कि तो उसका मान 2/3 हो जाता है। खत्म हो गया सवाल। इतना सा काम, बहुत ही चालाकी से काम करना होगा। बहुत ही आसान सवाल होता है, लेकिन इसमें भी लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं। आप समझिएगा सवाल को। कहता है कि 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर तेल भरा है। 3 कंटेनर है, एक में 72 लीटर तेल है, एक में 90 लीटर तेल है, और एक में 144 लीटर तेल भरा हुआ है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं बिना कुछ शेष बचे को पूर्णतः माप सके। कहता है कि ये जो 72 लीटर है, 90 लीटर है और 144 लीटर तेल है ना, एक ऐसा बर्तन का व्यवस्था करिए, एक ऐसा बर्तन का व्यवस्था कीजिए जिसका क्षमता इन चारों में से कोई एक होगा, बड़ा से बड़ा बर्तन। अब जैसे बोला बड़ा से बड़ा बर्तन, दिमाग में क्या आया कि बड़ा से बड़ा बर्तन का क्षमता वही होगा जो 72, 90 और 144 का HCF होगा। तो भैया 72, 90 और 144 का HCF क्या होगा? तो सर HCF निकालने में आप लोगों को परेशानी होता है, LCM निकालने में आप लोगों को परेशानी होता है, तो इस पर काम करिए, ठीक है। तो 72, 90 और 144 का HCF क्या होगा? तो भैया इनका HCF क्या होगा? 18। क्या होगा? 18। जिसमें 72 लीटर है उसको 18 चौके 72 4 बार में नाप देगा। 90 लीटर है उसको 5 बार में नाप देगा, 18 5 90। और 144 वाला को 18 8 144 8 बार में नाप देगा। तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो जो केन है, वो जो बर्तन है, उसका क्षमता या धारिता बोला है तो 18 लीटर होगा। एकदम आसान सवाल होता है, ठीक। देखिए कितना सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है। कहता है कि यदि x बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 का पावर 3 और y बराबर 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2 और z बराबर 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 है, तो x, y और z का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस तरीका का जो नंबर देता है, जिसको प्राइम फैक्टर में करके देता है, और इस तरीका के नंबर्स का LCM और HCF दोनों पूछता है। तो LCM में मैक्सिमम पावर को लेते हैं और जो सब में कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। HCF में क्या? मिनिमम पावर को लेते हैं, सबसे कम पावर को लेंगे। तो देखो अगर हम x सब जगह नंबर जो है 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7, मतलब जो मेरा HCF होगा वो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये सारे नंबर्स तो शामिल होंगे। इनका मिनिमम पावर लेंगे, इनका न्यूनतम पावर लेंगे। तो 2 का न्यूनतम पावर क्या है? यहाँ 2 का पावर 3 है, नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 4 है। तो सबसे कम कितना? 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर लेंगे। 3 का मिनिमम पावर कितना है? तो ये यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है, मतलब 3 हमारा रहेगा। 5 का भी मिनिमम पावर क्या दिख रहा है? सिर्फ 5 का पावर 1 यहाँ, तो सिर्फ यहाँ 5 लेंगे। और 7 का भी मिनिमम पावर 7 का पावर 1, मतलब 7। यही मेरा क्या हो जाएगा? HCF होगा। तो
आपसे इस फॉर्म में भी ऑप्शन रह सकता है और इनको मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है। तो इसमें क्या किया है कि सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 और 6 सत्ते 42, 420। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में रहेंगे, प्रेशर बनना थोड़ा लाजमी है, ठीक है, तो आप वहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, तो एकदम सावधानी से बनाइए। देखिए बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल है, एग्जामिनर हर एक एग्जाम में डाल रहा है, चाहे एसएससी हो या बैंक हो, आता है सवाल, ठीक है, तो इधर भी आने का चांस है। कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिला। जो वैलिड वोट है उसका 75% उम्मीदवार ए को मिला। यदि कुल वोटों में से 15% को अमान्य घोषित किया गया, 15% जो वोट है वो इनवैलिड काउंट हो गए और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या, ध्यान दीजिएगा वैलिड वोट कि ए के फेवर में कितना वैलिड वोट पड़ा उसकी संख्या आपसे पूछा है। एकदम सावधानी से कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। देखिए आपको कैसे करना है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप पॉज करके खुद से बना लीजिए और उसके बाद आप कैलकुलेशन देखिएगा। आप एकदम ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में आपको यही तरीका रखना है, ठीक है। देखिए तो भैया टोटल वोट है 5,60,000, इधर लिख देते हैं टोटल वोट है 5,60,000, ठीक है, ये हो गया टोटल वोट। इसमें से 15% वोट आपका इनवैलिड हो गया, मतलब ये 15% वोट किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, ना हारने वाले के पक्ष में ना जीतने वाले के पक्ष में, ठीक है, ये इनवैलिड हो गया। तो 15% इनवैलिड हो गया, मतलब 85% पे फैसला हुआ, मतलब 5,60,000 का 85% पे फैसला होना है। अब 85% को हम क्या लिख सकते हैं, 85/100, और 85/100 को सिंप्लीफाई करके तो 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, मतलब ये जो 5,60,000 है इसका 17/20 वोट में हार जीत का फैसला होना है। अब जो कहता है कि जो एक उम्मीदवार ए है उसको इसका 75% मिला, मतलब हारने वाले को 25% मिला, ठीक है। तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 मतलब 3/4। इसको क्या लिखेंगे, 3/4, क्या लिखेंगे, 3/4। अब देखो इतना ही आपको कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपको आंसर ठोक देना है। कैसे, देखो भाई ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 काट दो और 2 से देखो ये 2 दूना, ये 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब देखो जो ऑप्शन है ना उसमें 3 0 रहना तय है, तो भाई 3 0 सब में है, ध्यान से समझना हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। 3 0 सब में है, ठीक है, 3 3 0। अब देखो सब 3 0 के बाद जो अंक है सब में अलग अलग है, 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, मतलब आपको पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51 का 1 और 7 एकम 7, मतलब 3 डिजिट के बाद जो पहला अंक आएगा वो 7 आएगा, किधर है, तो 3,57,000 वोट जो है वो आपको पड़ा ए के पक्ष में। इतना ही काम करना है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम गुना करके लिख देना, ऐसे नहीं करना, आपको सही आंसर करना है तरीका से। कैलकुलेशन से एग्जामिनर को मतलब नहीं है, आपके सही आंसर से मतलब है। काहे ना आप अंदाजी 150 बी मार दिए और आपका सही हो गया तो सही है, समझ रहे बात को, लेकिन वैसे नहीं। ध्यान से समझिएगा सवाल को। कहता है कि एक व्यक्ति 484 में 2 घड़ियाँ खरीदता है, उसने एक घड़ी को 15% के हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। उसके पश्चात उसको ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर बेचा, ठीक है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो वो 480 रुपया में 2 घड़ी खरीदता है और वो एक घड़ी को 15% के हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। उसके बाद वो देखता है कि वो दोनों घड़ी को बराबर बराबर दाम पर बेच दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक घड़ी को 15% के हानि पर बेचा तो जो पैसा मिला
वो पैसा बराबर था जब दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा, मतलब दोनों अमाउंट क्या था, बराबर था। तो दोनों घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एकदम सीधा तरीका आपको बताते हैं। देखिए पहला तो तरीका ये है कि बहुत लोग देखेंगे कि भैया दोनों घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो भैया कौन से ऑप्शन में दोनों को जोड़ के 480 होगा। तो देखिए 270, 190, 27, 19, 48, 480, 280, 200, 480, 285, 195, 480, 280, 205, 485। तो ये तो नहीं होगा। इस तरीके से एक ऑप्शन कटा, लेकिन 3 ऑप्शन पे काम करना होगा। अगर हम ऑप्शन वाइज जाए तो हम आपको सीधा बताते हैं, दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर है ना। इसका मतलब ये है कि अगर एक घड़ी को हम x मान लें और इस घड़ी को 15% के हानि पर बेचा है, मतलब 85% पे बेचा है, इसको कितना पे बेचा है, 85% पे बेचा है, बराबर दूसरा घड़ी का दाम हम y माने और इसको 19% के लाभ पर बेचा है, मतलब 119 पे बेचा है। दोनों ही अमाउंट क्या है, बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर इसको काट दे तो 17 पचे 85 और 17 सत्ते 19 से x बटा y का जो वैल्यू आएगा वो 7/5 आएगा। ये रेशियो आया। इसका मतलब x एक घड़ी का दाम 7 है तो दूसरा का दाम 5 है, लेकिन ये तो ओरिजिनल दाम नहीं है, ये तो रेशियो है। इसका मतलब 7 और 5 12 का वैल्यू 480 है। एक घड़ी का दाम 7 और एक घड़ी का दाम 5, तो 7 और 5 12 अनुपात का वैल्यू 480 है। अगर 12 का वैल्यू 780 है तो एक का वैल्यू कितना, 12 चौके 48, 40 है। तो 7 का वैल्यू, तो भाई 7 का वैल्यू 7 चौके 28, 280। और ऑप्शन को देखिए और इसे ठोक दीजिए। समझ आए, एकदम सीधा तरीका, कुछ भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। नहीं तो कुछ भाई लोग इसको ऐसे करेंगे कि एक घड़ी का दाम x है तो दूसरा घड़ी का दाम 480 माइनस x है, इसमें कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन वाइज भी देखें, समझ लीजिए कि अगर हम इस ऑप्शन को उठाते हैं तो 270 रुपया एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस होगा और 190 रुपया दूसरा घड़ी का कॉस्ट प्राइस होगा। तो 270 का 85% बराबर होगा 190 का 119%। तो इसमें कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। इस तरीका से आपको कहीं भी ना आपका कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है ना आप कहीं फंसेंगे। सवाल को देखिए, सवाल एकदम आसान है लेकिन इसमें डाटा थोड़ा ठीक ठाक है। तो देखो आसान सवाल भी तो परीक्षा में आएगा। हम आपको पहला दिन क्या बोले कि आसान भी आएगा, मुश्किल भी आएगा और इनके बीच वाला भी आएगा। तो इसमें क्या है कि भाई डाटा थोड़ा ठीक ठाक सेट किया है, ठीक है, किया गया है। यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 में बेचती है, 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फ़ोन है। एक फ़ोन का क्रय मूल्य दे दिया है 14,056 रुपया और वो 12 फ़ोन बेची है 1,88,160 में, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। मालूम है ये क्वेश्चन हम क्यों लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और आप फंस सकते हैं। तरीका भी हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। देखो एक मोबाइल का तो कॉस्ट प्राइस दे दिया है 14,056 रुपया और 12 मोबाइल का सेलिंग प्राइस दिया है 1,88,160 रुपया। तो अगर हम 1,88,160 को ऐसा आपको कैलकुलेशन लेंदी नहीं बनाना है, आप एक फ़ोन का सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। तो 1,88,160 को 12 से भाग देंगे तो भैया 12 एकम 12, 6 68, 12 पच्चे 60, 8 81, 12 छक्के 72, 9 96, 12 8 96 और 1 0, मतलब 15,680 रुपया एक फ़ोन का क्या है, सेलिंग प्राइस है। और एक फ़ोन का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो जी 14,056 रुपया। अगर हम इनको घटा देंगे तो एक फ़ोन पे कितना प्रॉफिट हुआ वो निकल जाएगा। तो देखो यहाँ बच्चा 4, 7 में 5 गया 2, 6, 1, 1,624 रुपया एक फ़ोन पे फ़ायदा हुआ। तो बोला है कि कुल कितना लाभ हुआ, मतलब 12 फ़ोन बेचा है तो 12 फ़ोन पे 12 चौके 48, यूनिट डिजिट 8 किसमें है, या तो ये या तो डी, ना तो बी ना तो सी। दो ऑप्शन साफ हो गया। अब देखो इसके बाद 12 चौके 48 का 8 हाथ में 4, 12 दूनी 24 और 4 28, फिर से 8, ना तो डी ऑप्शन ए
जरूरी नहीं कि तुम पूरा कैलकुलेशन करके आंसर देंगे, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। आप अप्रोच यूज़ करिए, तरीका यूज़ करिए, ठीक है। इसीलिए हम ये सवाल आपको दिए। लगाइए इसमें दिमाग, कैलकुलेशन कम से कम रखना है। देखिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो एक बात आपको हम बार बार बताते हैं कि एग्ज़ाम में किसी को कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है। आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको लगे, आप उससे कैलकुलेशन करिए, बस सही आंसर टिक कर दीजिए, इतना ही मतलब है, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब बनता भी नहीं है। कहता है कि एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए 7:8:9 के अनुपात में सीटें हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है? तो गणित मतलब मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो सीट का रेशियो है वो 7:8:9 है। अब इनमें मैथ में 30% सीट बढ़ाना है, फिजिक्स में 40% और रसायन में, केमिस्ट्री में 50% सीट को बढ़ाना है भैया। तो बढ़ जाने के बाद इनका रेशियो क्या होगा वो आपसे पूछा। देखिए अब वो तरीका बताते हैं, एकदम एक बार में आंसर कैसे ठोकना है तरीका बताते हैं। ये जो 7:8:9 है ना, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया गणित में सीट हो गया 70, फिजिक्स में सीट हो गया आपका 80 और केमिस्ट्री में सीट हो गया आपका 90। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गणित में बढ़ना है 30%, मतलब अब पहले का 130% हो जाएगा। पहले का 130% परसेंटेज निकालना आपको परसेंटेज वाला चैप्टर में बहुत अच्छा से सिखाया है। तो पहले का 130% हो गया, तो पहले कितना था 70 का 130%, तो 70 का 130% मतलब आप निकालेंगे 70 गुना 130/100, नहीं तो भैया 13×91 सीधा लिखिए। नज़र ऑप्शन पे रखिएगा, 13×91 किस में पहले है? तो कहेंगे सर इसमें पहले है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव है कि तीनों का रेशियो आने के बाद फिर कुछ कट जाए, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नज़र फिलहाल सी पे रखना है। अब देखो 80 का, अब पहले मेरा फिजिक्स में 80 था और 80 में से 40% बढ़ना है, मतलब पहले का 140% होना है। तो पहले 80 था, तो 14×8 बरियोतल से, मतलब यहाँ 112 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 2 ऑप्शन मिला, दो अनुपात मिला, ठोक दो आंसर, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। 91:112, तीसरा का 135 आएगा। 90 सीट था पहले, अब 50 और बढ़ जाएगा। भाई 50% बढ़ जाएगा, मतलब 90 पहले था और 90 का आधा 35, मतलब 45, तो 90 और 45 135 सीट होगा। यही आपका आंसर हो गया। इतना काम आप कर सकते हैं ना, इतना काम आपको करना पड़ेगा, तरीका आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग एकदम आराम से बनाइएगा, ऐसा नहीं कि पूरा एक पेज में आपका कैलकुलेशन रहेगा। कैलकुलेशन ही तो छोटा रखना है। जिस समय आपका कैलकुलेशन छोटा होने लगा, समझिए आप सही रास्ता पे हैं, ठीक है। कहता है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकता है। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, ठीक है। 8 पुरुष और 12 महिला उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसे पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो अगर आपको एक पुरुष का क्षमता बता दे और टोटल वर्क बता दे तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। मतलब ये दोनों चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। देखिए जब कैलकुलेशन आपके दिमाग में घूम जाएगा कि आपको क्या चाहिए, तब समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस लिखना बाकी रह गया। देखिए 6 पुरुष और 8 महिला मिलकर 14 दिन में जो काम करेगा, वही काम 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर करेगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से पुरुष और महिला को अलग अलग कर पाएँ, हो जाएगा। तो भैया 14 छक्के 84 पुरुष, और यहाँ पे 10×8 80 पुरुष। तो 80 पुरुष में 84 में 80 गया तो कितना बचा? 4 पुरुष। तो पुरुष के लिए m लिखते हैं मेल, 4 पुरुष बराबर 14×8 बरियोतल से
और यहाँ पर 12 दहा 120, यहाँ 8 महिला, यहाँ पे 8 महिला। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने से 4 पुरुष बराबर 8 महिला आया। 4 पुरुष बराबर 8 महिला। इसको काट के हम और छोटा कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8। देखो तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसका मतलब ये है कि एक पुरुष बराबर 2 महिला है। एक पुरुष बराबर 2 महिला है। अब यहीं से हम लोग क्षमता निकाल लेंगे। मतलब एक पुरुष 2 यूनिट काम करेगा तो एक महिला 1 यूनिट काम करेगा, तभी तो एक पुरुष बराबर 2 महिला होगा। मतलब एक पुरुष 2 महिला के बराबर काम करता है, तो इनका क्षमता का रेशियो 2:1 होगा, एक पुरुष और एक महिला का। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल देना है। एक पुरुष करेगा 2 काम और एक महिला 1 काम। तो एक पुरुष करेगा 2 काम, तो 6 पुरुष कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। 6 दूना 12, ठीक है। और प्लस 8 महिला 8 काम। तो एक दिन में कितना काम होगा? बोलेंगे सर 12 और 8 20 काम। ये सब बच्चा वाला कैलकुलेशन है, 20 काम। और कितना दिन में हुआ? एक दिन में 20 हुआ, तो 14 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो गया। 14 दिन में 20 गुना 14 काम हो गया। कभी भी मल्टीप्लाई करके ऐसा कैलकुलेशन में नहीं लिखना है जहां आपको मालूम है कि आगे जाके कटेगा। तो बहुत लोग है कि 14 दूना 28, इसको 280 लिखेगा। नहीं, तो भैया ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अब इतना काम करना है सिर्फ एक पुरुष को, और एक पुरुष कितना काम करता है सर? 2 काम करता है हर दिन। तो इतना काम करने में 2 दहे 10, 14 गुने 10 140 दिन। 140 दिन में काम समाप्त कर देगा। लंबा चौड़ा लिखना ही नहीं है। और ये चीज़, ये जादू नहीं है। ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, चीज़ों को सोचेंगे कि भैया कैलकुलेशन को कैसे छोटा किया जा सके। ठीक है, ये एक पुरुष बराबर 2 महिला कैसे आया? तो भैया हम इसको यहाँ से वर्बली कैलकुलेट कर दिए। 6 मेल प्लस 8 फीमेल, 6 पुरुष और 8 महिला मिलके 14 दिन में जो काम करेगा वही काम जो है 8 पुरुष 8 एम प्लस 12 फीमेल मिलके करती है 10 दिन में। यहीं से तो हम ये चीज़ खींच लिए। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप 2 स्टेप और लेंगे, तब तो भैया हो गया काम। यही तो बचाना है। अच्छा सवाल है, कहता है कि समीकरण 6x - 5y + 11 = 0 और 15x + 15 है ना, हाँ, 15x + ky - 9 = 0 का कोई हल ना हो। देखिए, ये 3 कंडीशन होता है, आपको याद होना चाहिए। जब इक्वेशन का कोई हल ना हो, कोई सॉल्यूशन ना हो, तो k का मान क्या है। देखिए, थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं, जरूरी है बेसिक बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, हम दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, 6x - 5y + 11 = 0 और दूसरा है 15x + ky - 9 = 0। इनका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं हो तो उसका कंडीशन क्या है? तो आप याद रखिएगा, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, जिसके दिमाग में ये चीज़ होगा तो क्वेश्चन को फटाक से कैलकुलेट कर देगा। तो भैया a कौन सा है? पहला टर्म, b दूसरा टर्म और c तीसरा टर्म, साइन सहित आपको लेना है। तो पहला a1 क्या है? 6/b1 क्या है? 15 बराबर b1 क्या है? -5 और b2 क्या है? k है। इसी k का तो वैल्यू आपको निकालना है। और c1 क्या है? 11 और c2 क्या है? -9। तो भैया k का वैल्यू निकालना है, तो यही दोनों को सोल्व करना होगा। इसी दोनों को सोल्व करना होगा। 6/15 बराबर -5/k, तो k का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो, समझदार बनिए, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये तो आंसर में रहेगा क्योंकि ये किसी से कटने वाला है नहीं। मतलब पॉजिटिव आंसर वाला, पॉजिटिव ऑप्शन वाला मेरा आंसर नहीं होगा। अब या तो -18 होगा या तो -12.5 होगा। समझिएगा बात को। इसको एक बार काट लो ना भाई। 3 दूना 6 और 3 पचे 15। भैया इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 पचे 25 को 2 से भागा देगा 12.5, मतलब माइनस का 12.5, 12.5 -1 2.5 क्या हो जाएगा? k का वैल्यू। सीधा आंसर आ गया। इसको याद रखोगे तब ना भाई। 3 कंडीशन होता है, तीनों को याद रखिएगा। ठीक।
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आया है दरोगा में भी और झारखंड सचिवालय में भी, तो आपको ध्यान रखना होगा। कहता है कि इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 है। देखिए अगर आपके पास रूट्स है भैया, अल्फा और बीटा का वैल्यू है, तो हम अगर डायरेक्ट इक्वेशन ही बना दे तो हम सीधा आंसर टिक कर देंगे। देखिए तो लेट से कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना है 3 है। अगर 2 रूट्स है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? तो सर ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का जोड़ प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। यही होता है। अब देखो सिंपल सा बात है, x² माइनस यहाँ पे अल्फा की जगह -2 और बीटा की जगह पे 3 रखना है, तो -2 प्लस 3 कितना 1 होगा, मतलब ये x होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -2 इंटू 3 रखना है, तो 3 दूना 6 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6 बराबर 0। अब ये कौन सा ऑप्शन में है? x² माइनस x माइनस 6 बी ऑप्शन में है, मतलब इसी इक्वेशन के 2 रूट्स हैं -2 और 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम होना चाहिए, x² प्लस bx प्लस c = 0। और ये बनता कैसे है? तो भैया इस फॉर्मूला से बनता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, आपके पास अगर 2 रूट्स है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अगर अल्फ़ा और बीटा आपके पास है तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। 2 रूट्स है अल्फ़ा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होगा, अल्फ़ा और बीटा। आप x और y भी मान सकते हैं, a और b भी मान सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अल्फ़ा और बीटा ही लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? b। इतना आसान सवाल आपसे हम पूछ लिए हैं कि बोला गया है कि यदि p बराबर 2 प्लस √3 और q बराबर 2 माइनस √3 है तो p प्लस q, सॉरी यहाँ पे p/q लिख लीजिए, यहाँ पे p/q है ना, यहाँ पे p/q लिख लीजिए, p/q, p/q का मान क्या होगा? एकदम सिंपल है। क्यों पूछे हैं सवाल? इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है जिसमें आप वक्त लेंगे, आपको वक्त नहीं लेना है। ठीक है, तो भाई देखो p/q, तो p का वैल्यू क्या है 2 प्लस √3 और q का वैल्यू क्या है 2 माइनस √3। अब इसको सोल्व करना है। अब आप ही बताइए कैसे सोल्व होगा? इसको रेशनलाइज करना होगा, मतलब ऊपर नीचे 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसे ही रेशनलाइज करते हैं तो नीचे हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला वाला बनता है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो a², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 बचा, तो हर तो हमारा खत्म हो गया, इसीलिए इस फॉर्म में पूछा है। अब आपको ऊपर करना क्या है? सीधा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो जो समझदार लड़का होगा, जो ऑब्जर्व करता होगा चीज़ों को, आप भी ऑब्जर्व करिए, तो वो ये चीज़ देख लेगा, तो वो इसको लिखेगा नहीं, वो देख लेगा कि 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि ये मेरा नीचे जाएगा, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, ये तो 1 बन गया। ठीक है, अब ऊपर वो सीधा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कर देगा। तो भैया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a², 2 का स्क्वायर 4 प्लस है, तो भैया आंसर हमारा प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला तो होगा ही नहीं। देखिए ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखने का नज़रिया, आप क्या देखते हैं ये आपके अंदर होना चाहिए। अब ऑप्शन या तो ये होगा। अब a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और b² √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7, 7 प्लस 2ab मतलब 4 √3 7, 7 प्लस 4 √3, सीधा आंसर हो गया। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। तो ये ऐसा सवाल एग्जाम में आया है। ये सब सवाल होता है कि जिसमें लोग टाइम देता है, और एग्जामिनर चाहता है कि आप हर एक सवाल में टाइम दें ताकि आप भीड़ से बाहर हो जाए। आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है, आपको हर एक सवाल को फोड़ना है और तरीके से फोड़ देना है। ठीक सवाल है ट्रिगो का, एकदम आसान सवाल है। कहता है कि
यदि कोट x माइनस 3 साइन एक्स बराबर √5 साइन एक्स है तो 10x का वैल्यू क्या होगा। एकदम आसान सवाल है। देखिए आप ध्यान से समझिए, अगर ये जो माइनस साइन एक्स है, अगर हम साइन को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, मतलब कोस एक्स बराबर ये जो -3 साइन एक्स है हम उसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा √5 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान समझ में आया। ये जो -3 साइन एक्स है इसको बराबर के इधर ले आते हैं तो +3 साइन एक्स हो जाएगा, मतलब बराबर के इधर हो जाएगा √5 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स। तो दोनों से हम साइन कॉमन ले सकते हैं, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, कोस एक्स बराबर, और साइन कॉमन है तो इसको कोस के नीचे में लिख देंगे साइन एक्स, और ये बराबर क्या हो जाएगा √5 + 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा √5 + 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझदारी वाला काम है, क्या हम √5 + 3 को 3 + √5 नहीं लिख सकते हैं। बोले सर आप ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो जब हम √5 + 3 को रेशनलाइज करेंगे ना तो ये नीचे हमेशा क्या आता है, a² - b² वाला फॉर्म आता है। तो ये a² मतलब ये 5 और -3 का स्क्वायर 9, मतलब नीचे नेगेटिव -4 बचेगा। तो इसके झोल झाल में नहीं पढ़ना है, हालांकि ऐसे भी हो जाएगा लेकिन आपको उस काम में नहीं पढ़ना है। हम इसको 3 + √5 इसीलिए लिखे क्योंकि ये a² - b² तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, मतलब 9 में 5 गया तो नीचे 4 बचेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, और कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। मतलब डायरेक्टली हम 10x बराबर इसको 1/3 + √5 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और हम इसको 3 - √5 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे। अब देखो ऊपर क्या आ गया, 3 - √5 आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 - √5 आएगा। अब देखो 3 - √5 प्लस वाला तो होने का कोई चांस ही नहीं है। नीचे क्या होगा a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 में 5 गया तो 4, मतलब 3 - √5/4 किस में है, देखो बी नंबर ऑप्शन में। ऐसे ही तो कैलकुलेशन करना है, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में जाके, नहीं। एग्जामिनर आपका कैलकुलेशन शीट नहीं देखने आएगा, वो सिर्फ ऑप्शन देखेगा कि आप सही जगह तुक्का मारे हैं कि नहीं, ठीक है। कहता है कि यदि tan थीटा + cot थीटा बराबर 5 है तो tan² थीटा + cot² थीटा + 2 tan² 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब आप कहेंगे सर कि tan + cot का वैल्यू 5 दे दिया है और उधर पूछा है tan² + cot² + 2 tan 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का तो वैल्यू आपको मालूम है कि √3 होता है, लेकिन tan² थीटा + cot² थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा। तो इसीलिए तो ये इक्वेशन दिया है, इसीलिए इसका वैल्यू आप निकाल सकिए, इसीलिए ये इक्वेशन दिया है क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है कि tan 60 डिग्री √3 होता है। तो ये √3 का स्क्वायर 3 होगा, मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा। ये सवाल सही है, सवाल सही है, ठीक है, ठीक है सर। देखिए अब देखिए, अगर tan² + cot² चाहिए और tan + cot का वैल्यू दिया है तो ये तो तय है कि इनको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, तो tan + cot का होल स्क्वायर, तो tan² थीटा + cot² थीटा + 2 tan × cot, तो tan × cot क्या होता है, tan थीटा × cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। मतलब हम इसको सीधा क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे tan² थीटा + cot² थीटा और +2 बराबर 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 उधर जाके घट जाएगा, तो ये 2 घट जाएगा तो 25 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। इतना काम आप कर सकते हैं। अब देखिए tan² + cot² का वैल्यू कितना आया, 23 आ गया, मतलब सीधा 23 लिख देंगे। tan² थीटा + cot² का वैल्यू 23 लिख देंगे, प्लस 2 tan 60 डिग्री, तो 2 × tan 60 डिग्री करना √3 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 दूना 6 और 23 29 29 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल भी एग्जाम में आता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हैं, बस
थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपके अंदर होना चाहिए। ये सवाल जो है हम उठाए हैं, ये सवाल आपका रेलवे में इस बार टीसीएस पूछा है, ठीक है, लेटेस्ट सवाल है, ठीक है, जो अभी कुछ दिन पहले आपका परीक्षा हुआ, कब हुआ, 2022 में, हाँ उसी में आया है, एकदम लेटेस्ट सवाल। देखो इस सवाल में खास क्या है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। टावर की पाद की ओर 20 मीटर की दूरी पर बिंदु बी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बिंदु ए से टावर की आधार की दूरी कितना है। जैसे ही फिगर बनाएंगे आप खुद आंसर कर दीजिएगा, और कई लोग को अगर ये सवाल दे दो तो वो कैलकुलेशन में भिड़ जाएंगे। पहले सवाल को समझिए, जैसे कि ये हमारा एक टावर है, ठीक है, तो यहाँ से हम देखें पॉइंट ए यहाँ पे है, ठीक है, और तो भैया यहाँ से यहाँ मेरा टावर हो गया, यही ना टावर के आधार का दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से जब 20 मीटर चलते हैं ना, मान लो कि यहाँ पे पहुँचे हैं बी, यहाँ पे बी पॉइंट है और ये आपका 20 मीटर है, कितना है, ये आपका 20 मीटर है, ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये आपका 20 मीटर है। तो हमसे पूछा है कि बिंदु ए से टावर के आधार का दूरी कितना होगा। तो भाई ए से टावर का आधार यहाँ तक मानते हैं, इसको हम x पॉइंट माने, कितना माने, हम x पॉइंट माने, ठीक है। तो ए से x तक का डिस्टेंस पूछा है। एंगल को आप भूल जाइए, ठीक है, पहले एंगल आपका 30 डिग्री था, ठीक से लिख ही देते हैं। देखिए पहले आपका एंगल कितना था, 30 डिग्री। जब यहाँ से देखते हैं तो ये आपका एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। एंगल को आप भूल जाइए, वैसे भी आपको हम एक बात अभी बताएंगे, ठीक है, एंगल को आप भूल जाइए। सीधा आप लॉजिक सोचिए, अगर ए से बी का डिस्टेंस 20 मीटर है तो ए से एक्स का डिस्टेंस 20 से ज़्यादा होगा। और देखो ऑप्शन कैसे दिया है, ऑप्शन दिया है 5√11 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर। तो भैया 20 से तो ज़्यादा होगा, तो ना तो 15 होगा ना तो 16 होगा। एक सवाल हम आपको दिखा रहे कि ऐसा भी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो सब पे नज़र रखना होगा आपको। अब देखो 5√11, आप √11 का बात करिए तो √11 का वैल्यू 3 से ज़्यादा और 4 से कम आएगा। तो अगर हम इसका 4 भी ले लेते हैं ना, अगर हम √11 का वैल्यू 4 भी ले लेते हैं तब भी 5 चौके 20 मीटर होता है, जबकि आंसर 20 मीटर से ज़्यादा होगा। ये क्या हो गया, 30 मीटर आपका सीधा आंसर निकल गया, सिर्फ फिगर को बनाने मात्र से। अब देखिए एक बात और समझिए, एंगल 30 का डबल हो रहा है 60, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है ना उसका आधा हो जाएगा ये डिस्टेंस 10 मीटर है। ये बात याद रखिएगा, एंगल 30 का 60 हो रहा है तो भैया डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो 20 और 10 30 वैसे भी आप आंसर ठोक सकते थे, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक। सवाल को देखिए, ये सवाल आपका लाइन एंड एंगल से है, एग्जाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, सिलेबस में सब दिया हो तो प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। दिए गए चित्र में L पैरेलल टू M है और P पैरेलल टू Q है, तो X का मान ज्ञात करिए। ये जो आपके सामने फिगर दिया गया है ना, इसमें ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समांतर है, और साथ ही साथ ये जो दोनों रेखा है, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये भी समांतर है, ठीक है। मतलब दो पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन एंड एंगल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूरा डिटेल से आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो ये 104 डिग्री है, तो ये x डिग्री का वैल्यू कितना होगा। एकदम आसान सवाल है, अगर ये 104 डिग्री है तो भैया यहाँ भी 104 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। अगर इधर 104 है तो इस पूरे लाइन का वैल्यू कितना, 180 होता है, और 180 में 104 तो ये कितना, 76 डिग्री। और देखो अब ये दोनों एंगल क्या है, सेम साइड है, सेम साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 76 डिग्री। सीधा आंसर करना है, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है। लाइन एंड एंगल बहुत आसान है, फिगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना के दे देगा ना भाई कि मतलब समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जब आप फिगर को गौर से देखोगे, उसको पैरेलल करोगे तो एकदम आसान है, एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। बहुत ही कॉमन सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। दरोगा में भी आया है, पंचायत सचिव में भी आया है सवाल, एकदम कॉमन सवाल है। तो ये जो पहला सवाल है, कहता है कि यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए हम आपको सोल्व करने का तरीका बताते हैं, सवाल में कुछ नहीं है, कोई भी इसको सोल्व कर देगा, लेकिन समय नहीं लेना है। देखिए तो आप सीधा एक बात बताइए कि भाई मेरे 480 का 75%,
480 का 75%। अब आप कहेंगे सर 75% को 75/100 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 480 में, फिर काट पीट के आंसर लाएंगे? नहीं, अब 75% को डायरेक्ट लिखो 3/4। इस का मतलब क्या है? का मतलब गुना ही तो है, यहाँ तो गुना का साइन ही तो है, और 75% मतलब क्या? 3/4। तो 4 को इसको भागा देंगे तो 4 से 12 बार में 120, 120 गुना 3, 12 3 36, 360। मतलब इसका पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा? 360, और ये उधर जाके 603 में घट जाएगा। तो अब आपको यहाँ भी परेशानी होगा कि 603 में 360 घटाना है, तो आप कैसे घटाइए? 3 को भूल जाइए, 600 में 300 घटा दीजिए, 300 बचा, फिर 300 में 60 घटा दीजिए, 240 बचा, और उसमें 3 जोड़ दीजिए, 243। मतलब अब आपके सामने जो कैलकुलेशन आया वो ये आ गया 540 का x/100 बराबर 243, और यहीं से x का वैल्यू आएगा, यहीं से x का वैल्यू आएगा। देखो तो भाई 0 से 0 को निपटा देना प्यार से, और अब आपको जैसे मन करे आप वैसे काट लेना, आप वैसे काट लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए काटने का कई तरीका है, या आपके दिमाग में बड़ा नंबर आया तो आप बड़ा नंबर से काट लीजिए। देखिए ये 54, 5 4 9 3 से डिविजिबल है, और ये 2 4 6। देखो ये नंबर और ये दोनों नंबर 3 से भी भागा जाएगा और 9 से भी भागा जाएगा, तो बड़ा डिजिट से आपको भागा देना है, ठीक है। तो देखो 9 से भागा देंगे, 9 6 54, 9 दूना 18 और 9 7 63। कितना आया भाई? 6 और 27। एक बार और भागा दे दो 3 से, 3 दूना 6 और 3 9 27। 2 से इसको काटो 5 बार में, 5 9 45, सीधा आंसर। अब जैसे हम आपको यहाँ आराम से बता दिए, आप इसको सीधा 27 से भी भागा दे सकते थे, आप इसको सीधा 27 से भी भागा दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ये चला जाता, ठीक है। 27 दूना 54 और 27 9 243, ठीक है, एक बार में काम हो जाता। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। सवाल है 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो सीधा 5400 का 18% निकाल लीजिए और 2400 का 12% निकाल लीजिएगा। जितना घटेगा उतना इसमें जोड़ दीजिएगा, वही मतलब जोड़ना नहीं है, जितना घटेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। देख भाई थोड़ा सा एक्टिव बनो, थोड़ा सा क्या पूरा एक्टिव बनो, जी जान झोंक दो, नहीं तो दुनिया में कोई साथ देने नहीं आएगा। मुसीबत में आप अकेले जूझते रह जाएंगे और अगल बगल आस पड़ोस वाला सिर्फ मज़े लेने के लिए बने। ये आपका आखिरी और 20वां सवाल है आपका घातांक और करने वाला चैप्टर से, ठीक है। तो भैया कहता है कि इसको सिंपल आप सरल करिए। √3 × √9 + 3 √8 × 9 + 2 √18 का वैल्यू क्या होगा। सवाल आसान है, कैलकुलेशन में आप फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि देखना होगा। देखिए ये टर्म हमारा क्या है 9 + 2 √18, और ये क्या है 3 × √8, और ये क्या है 3 × √9। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई है। अब देखिए क्या हम ये जो आपका √9 दिया है, अभी हम रूट को भूल जाते हैं, ठीक है, पहले अंदर का हिसाब किताब कर लेते हैं। ये जो आपका √9 दिया है, तो √9 का वैल्यू कितना 3 होता है, मतलब ये 3 × 3 कितना 9 हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा, प्लस √8 को कुछ कर सकते हैं। तो हाँ सर √8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8, मतलब 2 बाहर आएगा और 2 तिहाई 6 √2 हो जाएगा। ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अच्छा एक माइनस में एक प्लस में है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, देखो एक माइनस में है एक प्लस में है। अब इसको हम कुछ कर सकते हैं, तो सर देखते हैं। तो भैया 9 को 9 प्लस √18 को कुछ कर सकते हैं। हाँ 9 दूना 18 मतलब √9 × 2, तो 9 से 3 बाहर आएगा और ये 3 दूना 6 √2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको ये लिखे। अब ये दोनों टर्म क्या आपको दिख रहा है,
यहाँ पे ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, a माइनस बी है और a प्लस बी है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, b स्क्वायर मतलब 6√2 का, तो 6 छके 36 दूना 72, और इसके ऊपर लग जाएगा आपका क्या? रूट। 81 में 72 गया तो बचेगा रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई भी परेशानी नहीं है जी। तो ये था आपका 20वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। और एक सवाल जो आपको होमवर्क में दिए हैं उसका आंसर आप कमेंट में करिएगा, ठीक है? देखेंगे हम, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।